हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो, स्वस्थ हो, दुरुस्त हो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएस प्रोफेशनल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबरों से पूछते हैं एंड आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप कोई भी ऐसे चीज़ें मिस करो जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते मैंने आपको बताया था कि एट दी एंड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि हर एक जगह पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ऑलरेडी ये जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग, ये पहले भी रहा है और इसी के बेसिस पे हम लोग ने कुछ कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाकर आप लोगों के लिए कुछ कंसेप्ट रेडी करे हैं, जहाँ पे हम लोग को ऐसे कुछ चीज़ें ध्यान से सुननी है, ध्यान से समझनी है, जो हमारे काम का है। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज करने वाले हैं, जहाँ पे हमको सीखना है कैलकुलेशन। और किस चीज़ का कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑलरेडी आपको पता रहेगा, जब भी आप सामान बाहर से खरीद रहे हो तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करते हो, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे और लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा पूरा हिसाब, पूरा पूरा कैलकुलेशन किस तरीके से निकालना, ये हमारे एग्जामिनर हमको एग्जाम में पूछता है। तो इसको समझने के लिए हमको बस कुछ बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट द असेसमेंट। एक टेबल है, देखो टेबल है तो बहुत बड़ा आसान, बट टेबल को रटना नहीं है, टेबल को पढ़ना नहीं, इट जस्ट लॉजिक समझो। सबसे पहले टेबल में चीज लिखी हुई है आपकी एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन का मतलब है आप सालाना कितना माल कंज्यूम करते हो, कितना माल कंज्यूम करते हो सालाना, ठीक है। अब फ्रेंड्स, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप जो उधारी में माल लेते हो वो भी एलसी के थ्रू, वो हमारे काम का है। जो आप उधारी के थ्रू माल खरीदते हो वो भी एलसी के थ्रू, वो बेसिकली काम का है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और कुछ भी काम का नहीं है जो एलसी के थ्रू लोगे। फॉर एग्जाम्पल क्यों ना मैं बोलूं, मैं पूरे साल में 500 करोड़ का माल लेता हूं, क्या ये हमारे लिए भी रेलेवेंट है? क्या आंसर इज नो। ये डेटा हम लोग के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज क्या ही फर्क पड़ता है कि सालाना आप कितना माल ले रहे हो। हमको तो फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप एलसी का इस्तेमाल करके, आप एलसी का इस्तेमाल करके कितने का माल ले रहे हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एलसी का इस्तेमाल करके आप ले रहे हो, समझो 200 करोड़, ठीक है। सो 200 करोड़ आप यूज कर रहे हो, एलसी को इस्तेमाल किया। 200 करोड़ आप इस्तेमाल कर रहे हो एलसी, यानी कि एलसी के माध्यम से आपको 200 करोड़ का माल आएगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखते लिखते, मैंने बोला एनुअल कंजम्पशन कितना, मैंने बोला 500, जो कुछ काम का नहीं है। और मैंने बोला कि चलो आप आपके एलसी को इस्तेमाल करके आप 200 का इस्तेमाल करते हो, यानी कि 200 करोड़ का माल आप कहां से खरीदते हो? एलसी को इस्तेमाल किए बिना। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखो, हमको चाहिए यहां पर मंथली रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो आप एलसी को इस्तेमाल करके ले रहे हो, यानी कि महीने में कितना चाहिए। अगर आप सालाना एनुअल 200 करोड़ का माल खरीद रहे हो एलसी को इस्तेमाल करें, तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 12 से, करीब करीब 16.67 जो तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा, ये आपकी मंथली है, ठीक बात है। अब रहा नेक्स्ट यूसेंस। यूसेंस यानी कि क्रेडिट पीरियड अवेलेबल। ये कौन देता है? बट जब मैं माल खरीदता हूं, मुझे सामने वाला एक क्रेडिट पीरियड देता है कि भाई आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद करो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो हमको देता है 2 महीना, 2 मंथ्स का टाइम देता है, ठीक बात है। इसके साथ साथ लीड टाइम भी है। लीड टाइम का मतलब होता है कि जब आप माल ऑर्डर करते हो और जब तक माल आप तक पहुंचता है तो कितना समय होता है। फॉर एग्जाम्पल वो हम लोग के लिए 1 महीना। फ्रेंड्स, ये जो 2 और 1 महीना बोल रहा हूं, ये कुछ नहीं, फायदा हो जाता है आप लोग को। अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूं, जो बोलता है डी और ई को मिला दो, यानी कि 3 महीने हो गए। बोलता है लेटर ऑफ क्रेडिट इसके बेसिस पे निकालो। देखो, इसको निकालना बहुत ही सिंपल था। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, एफ इंटू सी, एफ क्या है? 3 महीना, एफ है 3 महीना, मल्टीप्लाई बाय सी। सी क्या है भैया? आपका महीने का कंजम्पशन, उसको बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा। तो अगर 16.667 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो, करीब करीब आपकी जो एलसी रिक्वायरमेंट आएगी वो 50 आएगी। ये आपकी एलसी रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। चलो एक बार हम लोग उसको देखते हैं, बीएस को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आता है। ये है आपका क्वेश्चन। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, ठीक है, ऊपर लेता हूँ क्वेश्चन। यस, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, देखते हैं।
ऑन द, ये बाय द वे पास्ट ईयर क्वेश्चन ये दिसंबर 29 में पूछा गया है। बोला ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लिमिट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑफ अ मधुकर एंटरप्राइज। ठीक बात है, समझते हैं। एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल जो फाइनेंशियल ईयर 1920 को हमने लिया था, मैं बोल रहा हूं एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कैसे मुझे कुछ फर्क पड़ता है, ये डेटा मेरे कुछ काम का नहीं है बेटा, बट लेट्स सी। यहां बोला एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल जो भी आपने परचेज किया अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट को इस्तेमाल करके, लेटर ऑफ क्रेडिट को इस्तेमाल करके आपने कुछ परचेज किया हुआ है, ठीक है, कितना 69.41। जरा गौर फरमाना, ये एनुअल है, ये एनुअल है, मुझे मंथली की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या बोला गया, लीड टाइम बता दो, ठीक है, लीड टाइम मतलब ऑर्डर प्लेस करने से आने तक, दैट इज 20 डेज, सॉरी 10 डेज। ट्रांजिट टाइम, आने वाला समय कितना टाइम में आता है, 20 दिन, यानी कि पूरा 1 महीना चला गया। और हमको सामने वाला बंदा कितने महीने का क्रेडिट देता है, 3 महीने का क्रेडिट। ऊपर वाला रेफर करो, ऊपर वाला रेफर करने के बाद जरा बताओ इसका आंसर क्या निकल कर के आएगा। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो समझो, एंड देन हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को पॉज करो, पॉज करो, समझो। मैं तब तक सामने एक स्क्रीन भी लगा देता हूं। हाँ जी, सोचना है बेटा जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कितना रुपया हमको चाहिए होगा, सोचो। बहुत सिंपल है, चलो मैं आप लोग के लिए सॉल्व कर देता हूं। 8वां क्वेश्चन है, आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। आई थिंक अब तक आ गया रहेगा, कैलकुलेटर चला रहेगा तो अब तक तो आ गया रहेगा। चलो डेटा से मुझे हेल्प करना बेटा, डेटा मुझे हेल्प करो। सबसे पहले तो भैया जी मेरा एनुअली कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, मेरा एनुअली कितना मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, 69, करेक्ट है 69। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेरा एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, मेरा एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, कितना है, आई बिलीव 69.41 करोड़। ये मेरी एनुअल कंजम्पशन है, ये मेरी एनुअल कंजम्पशन है। तुम पहले तो मुझे मंथली कंजम्पशन चाहिए होगी। मंथली कंजम्पशन कैसे लाओगे, वेरी सिंपल, अगर आप लोग को एवरेज मंथली परचेज चाहिए, अगर आपको एवरेज मंथली परचेज चाहिए तो बहुत सिंपल है, जबकि एनुअल कंजम्पशन उसको डिवाइड कर दो 12 के साथ। सही बात, अगर मैं बात करूं दैट इज 69.41 को डिवाइड कर दो 12 के साथ। चलो मैं कैलसी से यहां पे कर भी देता हूं, तो करीब करीब निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 5.78 करोड़, ठीक है, ठीक बात है। अब लीड टाइम देकर रखा हुआ है, देखते हैं, एक हमको देकर रखा हुआ है लीड टाइम, एक हमको देकर रखा लीड टाइम, कितना लीड टाइम है भाई, लीड टाइम 10 दिन है, ठीक है, लीड टाइम कितना है भैया, 10 दिन, तो 10 दिन हमारी लीड टाइम है, ओके। उसके बाद हमको और भी कुछ टाइम दिया हुआ है, जैसे कि ट्रांजिट टाइम भी दिया हुआ है। अच्छा ना, ये टाइम वेस्ट हो रहा है अपना, समझो ये ट्रांजिट पीरियड है, समझो इसको 20 दिन है, समझो नहीं 20 दिन ही है। और क्रेडिट आई थिंक यूसेंस पीरियड वो 3 महीने का था, दो क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, वो है लगभग लगभग 3 महीना, ठीक बात है,
3 महीना, 10 दिन, 20 दिन ऐड करोगे, टोटल जो टाइम हमको चाहिए होगा 4 महीने होगा। ठीक है, मैं टोटल पीरियड लिखता हूं, कोई दिक्कत? 4 महीने हो गए, ठीक बात। अब मेरे को एलसी ढूंढो भैया, एलसी ढूंढ के लाओ। एलसी कैसे ढूंढोगे बेटा जी? सीधी बात है, अगर आप लोगों को एलसी की रिक्वायरमेंट जाननी है तो वेरी सिंपल है। कितना चाहिए महीने का रिक्वायरमेंट, कितना है रिक्वायरमेंट ऑफ एलसी जानना है तो कितना मंथली रिक्वायरमेंट? 5.78 करोड़। ठीक बात है, 4 महीने का वक्त, मल्टीप्लाई बाय 4 करोड़, फिर आपको एक आंसर आएगा, बता दो। करीब करीब आना चाहिए 23.14 करोड़। ठीक, हाँ, या तो इसको 23.14 ले लो या इसको 23 करोड़ ले लो, क्या फर्क पड़ता है? ये आपका निकल कर आता है एनुअल कंजम्पशन। एकदम इजी क्वेश्चन था। आपको जो एनुअल कंजम्पशन दिया होगा एलसी वाला ही लेना है, ये आपका एलसी का कंजम्पशन है। आपको मंथली परचेज ढूंढना है उस एलसी का। कैसे किया आपने? भैया मैंने कहां से डेराइव किया इसको? मैंने इसको डेराइव यहां से किया। ठीक बात है, तो मुझे आ गया 5.78 करोड़। अब ये जो लीड टाइम था ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। ये 4 महीना कहां से आया? मैंने इन सभी को ऐड किया, सभी चीज को मैंने ऐड किया और ऐड करके भैया 4 महीने आ गए। ठीक बात है। अब ये कहां से आया? ये आपको वहां से आया, महीने का इंस्टॉलमेंट कहां से निकाला है? 4 आपको यहां से आया, इसको उन दोनों से मल्टीप्लाई करना, आपको ये मिल जाएगा। ये मैंने लिखा इसीलिए कि बाद में लोग भूल जाते कि भाई आया कहां से, इसीलिए इसको मैंने लिख के रखा। ठीक बात है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन, एकदम लोड मत लो, बट हाँ एकदम सिंपल एंड सुपर इजी है। ठीक बात, कॉपी कर लो चाहिए तो, या तो आराम से इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल भी इसी से रिलेटेड है, जो तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर ही है, बी वाला क्वेश्चन, गुलाब वाला क्वेश्चन। लेट मी रीड इट फॉर यू। क्या लिखा है? गुलाब लिमिटेड इज ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। मैं बोला वेरी गुड, अच्छी बात है। एंड इट वुड लाइक टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अच्छा बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब भैया बाहर से इनको लेने का इच्छा। यहां पे बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लिमिट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। क्वेश्चन पढ़ने में आपकी हेल्प करता हूं मैं, जरा ध्यान देना। रॉ मटेरियल, एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेज 240 बोला है। ठीक बात है ना? एस्टिमेटेड परचेज अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 90%। बहुत बढ़िया, लेटर ऑफ क्रेडिट से 90% लेते। देखो मेरी बात समझो, जितना ज्यादा समय लगेगा, लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम, हमको उतना ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा अपने बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए। आप समझ रहे मेरी बात? ऐसा नहीं है कि मैंने लोन लिया और मुझे अगले वक्त ही पैसा आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? जितना लंबा ट्रांजिट पीरियड, जितना लंबा लीड टाइम, जितना उतना ज्यादा पैसा हमको चाहिए रहेगा हमारे बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए। ठीक बात। यहां पे लिखा है of which import of raw material under LC 30% is this। ध्यान देना, बहुत खेला खेल रहे, जो हमने भी एक बार किया वो 2 बार करना है इन शॉर्ट। लीड टाइम डोमेस्टिक का अलग है, इंपोर्ट का अलग है, ट्रांजिट टाइम डोमेस्टिक का अलग है, ट्रांजिट का अलग है, क्रेडिट पीरियड दोनों का अलग अलग है। अभी लोग ने हमको पूछा कि भाई आप किस तरीके से निकालोगे, जरा वो निकाल के लाओ। ये है आप लोग का क्वेश्चन, जो हमने भी इसको एक बार किया है,
वैसे 2 बारी करनी पड़ेगी तो जाके आपको इसका कैलकुलेशन समझेगा। 5 नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अगेन ये 5 नंबर आराम से तो आप लोगों को मिल जाएगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दुख के आराम से मिलेगा। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ कहाँ पे, बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो। हाँ जी, किया मैंने तो वीडियो पॉज किया था सो दैट आप लोग को टाइम मिले करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब रिकॉर्डिंग होगी तभी टाइम नहीं होगी तो आपको खुद से पॉज करना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोग की हेल्प करता हूं। सबसे पहले आप समझो एस्टिमेटेड सालाना कितना आप कर रहे हो, 240, उसमें से 216 क्या आपका परचेज है। ठीक है, अब बेटा जी मेरे को रॉ मटेरियल इसका दे के रखा हुआ है, किसका है वो, इंटरनेशनल लेवल का। डोमेस्टिक का कुछ बोला ही नहीं है तो निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बाय द वे, चलो ध्यान देना। बस डेटा आप इनपुट कर रहे हो और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो भैया एनुअल रॉ मटेरियल, ठीक है, जो एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन है फॉर विच ईयर, आई थिंक 21-22 होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्या कर दिया, अच्छा 21-23 से 21-22 ही आएगा, 21-22। ठीक बात है, कितना है जैसे मैंने अभी देख ही लिया है, इट इज 240 करोड़। ठीक बात है। अच्छा, अब मुझे क्या लगानी है, एस्टिमेशन लगानी है। सो इट इज एस्टिमेटेड परचेज, एस्टिमेटेड परचेज अंडर व्हाट, तो एस्टिमेटेड परचेज अंडर एलसी, अंडर एलसी बोल दिया भैया, अंडर एलसी। अब वो दिया है एक्चुअली 216 ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है। ठीक है बात है। अब अगर मैं तुम लोगों को असली हिसाब बताऊं, अगर मेरे को एनुअल रॉ मटेरियल की बात करूं, एनुअल रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बात करूं, तो क्वेश्चन में ध्यान से देख, ये देके रखा हुआ है, इंपोर्ट वाली देके रखी हुई है, यानी कि अगर मैं इसको यहां पे दो दो दफा कर देता हूं, ठीक है, एक समझ लो आप, एक आईएलसी बोल लो, ठीक है, और एक आप एफएलसी बोल दो। आईएलसी माने इनलाइन लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये बोला नहीं है भाई कितना है, बट ये बोल के रखा है करीब करीब 64.80, ये बोलकर रखा है। आईएलसी का नाम नहीं है भैया, आईएलसी का किसी भी तरीके से हिसाब नहीं है। सीधी बात है, 216 टोटल साल का है, तुम इसका बैलेंसिंग निकालो, तुमको मिलेगा करीब करीब 151.20, दोनों भी करोड़ में अमाउंट है। बस ये हो गया मेरा सालाना कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मंथली निकाल। तो मैं अगर बात करूं मंथली कंजम्पशन की, अगर बात करूं कैसे निकालोगे, यहां पे लिख देता हूं, जो आपका एनुअल रॉ मटेरियल है उसको डिवाइड कर दो 12 के साथ। ये लिखना नहीं है, बस तुम्हारे याद करने के लिए, तुम्हारे हिसाब के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इसको 151 डिवाइड बाई 12 कर दो, हाँ ये करीब करीब आ रहा है 12.60, महीने का निकाला मैंने।
बाजू का अगर मैं निकालू 64.80 को डिवाइड कर दो 12 के साथ, तो करीब करीब आएगा 5.40। ठीक बात। अब भैया लीड टाइम दे रखा हुआ है, सबका अपना अपना अलग अलग है। तो भाई एक तो लीड टाइम था, जितना याद है मुझे, एक में ट्रांजिट टाइम भी था, एक में क्रेडिट पीरियड भी था। अब ये सब मेरे को ऐड करनी है, जरा एक बार मेरे को झांकने दो क्या है। लीड टाइम 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना। ठीक है, चलिए। तो लीड टाइम हो गया है 1 महीना, 2 महीना, ट्रांजिट भी 1 महीना, 2 महीना, क्रेडिट 1 महीना, 4 महीना। करेक्ट है। अब मेरे को चाहिए भैया टोटल पीरियड चाहिए। भाई टोटल पीरियड कैसे लाओगे? टोटल पीरियड तीनों को ऐड कर दो। ये लगेंगे हमारे 3 महीने, ये लगेंगे हमें 8 महीने। ठीक, बस कुछ नहीं। आपके महीने की जो कंजम्पशन है, जो एलसी की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यानी कि 12.60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 5.40 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब 37.8 करोड़ निकल कर आएगा। और ये निकल कर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो करीब करीब 43.2 करोड़ निकल कर आएगा। ये अमाउंट कहाँ से डिराइव हुआ? ये अमाउंट तुम्हारे मंथली कंजम्पशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, विथ टोटल पीरियड, तो जाकर के ये आंसर आया है। समझे नहीं? एकदम इजी था ये तो ये कैसे करना था? ये दो अलग अलग डब्बे बना देते तो बेटर होगा। ठीक है, दो अलग अलग डब्बे बना दोगे तो बेटर कर पाओगे। तो ये तुम्हारा एनुअल, लास्ट में एक आंसर भी लिख दिया करो, मतलब आदत डालो आंसर लिखने की, फाइनल आंसर, कि फाइनल में इतना इतना हमको आंसर चाहिए, मतलब इतना इतना हमको चाहिए। फाइनल में एकदम लास्ट में एक आंसर लिख देना, जिससे क्या होगा, एक इंप्रेशन या छाप छूट जाएगी, भैया आपने उसको बराबर से लिखा हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा अगला सवाल। ठीक है, ये भी अगेन बहुत ईजी था, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। आई थिंक समझ गए रहोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट हाँ एकदम आराम से बैठ के समझोगे तो ही समझेगा। चलो, आई थिंक ये बहुत इजी वाला पार्ट था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग लेंगे टंडन कमेटी वाला। ये तुम्हारा आ गया अगला सवाल। पढ़ते जरा और समझते इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ, आई थिंक अब काला काला हट गया, बिल्कुल काला काला हट चुका है। आ जाओ, पढ़ते जरा क्वेश्चन को ध्यान से। बोला है योर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स अंडर 3 मेथड्स ऑफ टंडन कमिटी। टंडन कमिटी, ठीक है, टू ML लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड हाउ यू विल बी प्रेजेंट इट टू द बोर्ड। बोर्ड के सामने प्रेजेंट कैसे करोगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। कुछ डेटा है, जरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल 8 लाख, वर्किंग प्रोग्रेस 80,000, फिनिश गुड्स इज 3,60,000, रिसीवेबल 2 लाख एंड अदर एसेट जो है वो 40,000 है। ठीक है, they also have the data which is related to creditors for purchases 4 lakh, other current liability is 2 lakh and bank borrowing is 8 lakh. ठीक बात है। Before understanding this, we also have one more data, that is core asset of 3 lakh 80.
फ्रेंड्स, बिफोर अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट अस अंडरस्टैंड कि टंडन कमेटी कहता क्या है। ये टंडन कमेटी है, ठीक है, ये टंडन कमेटी का पॉइंट है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। बोलता है कमिटी हेडेड बाय मिस्टर पीएल टंडन। पढ़ाते वक्त हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, अभी वो डिस्कशन चालू हो गया। एक्स चेयरमैन ऑफ पीएनबी was constituted with the view to suggest improvement in the existing cash credit system. ASH नहीं वो cash credit system. It is submitted its report on the guideline and on in August 1974. कुछ तरीके बताए लेंडिंग के। सबसे पहले पहला मेथड है जो बोलता है 75% ऑफ व्हाट 75% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। अदर देन बैंक बोरोइंग का मतलब होता है भैया आपको बैंक बोरोइंग एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इज फाइनेंस्ड बाय द बैंक एंड द बैलेंस 25% and balance 25% of the working capital is considered as margin to come out of the long term source, that is own fund and total term borrowings। आधे लोग पढ़ने के बाद आधे लोग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। पहला मेथड ये कहता है, जो हमारा मेथड नंबर 1 है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी बोलता है तेरे को 75% ऑफ क्या, जो तेरा कंपनी का, जो तेरी कंपनी का टोटल असेट्स है, जो तेरी कंपनी का टोटल असेट्स है माइनस जो तेरी कंपनी का टोटल लायबिलिटी है। अगेन जब मैं यहाँ पे असेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर करंट असेट्स की बात कर रहा हूँ, और जब मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। करेक्ट है? जिसके अंदर आप लोगों को, इसके अंदर जब मैं करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, यू हैव टू एक्सक्लूड द बैंक बोरोइंग। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हमेशा टोटल लायबिलिटी से आप क्या माइनस कर दोगे? आप टोटल लायबिलिटी से हमेशा बैंक बोरोइंग को हटा दोगे। तो ये तुम्हारा हो गया मेथड नंबर 1। यस, ये हो गया तुम्हारा मेथड 1। दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है, मेथड 1 में यही बोला गया है, ठीक है। एक और मेथड देख लो, दोनों मेथड पढ़ना। देखा, बैंक विल फाइनेंस मैक्सिमम अप टू 75% ऑफ टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस द करंट लायबिलिटी। भैया इंग्लिश बहुत खतरनाक बातें बोली गई है, ठीक है। एंड हैज टू प्रोवाइड मिनिमम 25% of the total asset as a margin out of the long term sources, that will give minimum ratio of 1.33:1। आधे लोग यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं मेथड 2 आपको बताता हूँ मेथड 2 में क्या बोला गया। एंड इवन आई वाज लर्निंग, हमारे वक्त भी हुआ करता था ये, मैंने भी गलती करी थी, अभी लाइव लेक्चर में भी लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो क्या ही बोला गया भैया? तो बोला गया भैया जो तुम्हारा 75% है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी साथ में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये 75% ऑफ टोटल करंट एसेट है, टोटल करंट एसेट है, ठीक है। अब यहां से तू माइनस करेगा तेरा टोटल करंट लायबिलिटी, ठीक है। हाँ, नो डाउट इसके अंदर भी क्या एक्सक्लूड रहेगा? एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग, ठीक बात है। ले थर्ड मेथड भी पढ़ ले तो क्वेश्चन ही तेरा सॉल्व हो जाए पूरा। हाँ, थर्ड वाला भी पढ़ ले। दिस इज सेम एज मेथड 2, मतलब मेथड 2 जैसा ही है, बट एक्सक्लूडिंग कोर करंट एसेट। देख क्वेश्चन में करंट एसेट, कोर करंट एसेट नीचे था, from total asset, and the core current assets are financed out of long term funds of the company. The term core current asset refer to the absolute minimum level of investment
मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एक सेकंड यहाँ पे ना दोरा ऐप दिख रहा है, खाली एक ही सेकंड रुको। अब बराबर हो गया, ये दूसरी बार प्रॉब्लम हुआ, चलो देखते हैं। तो द करंट एसेट विच इज रिक्वायर्ड एट ऑल द टाइम टू कैरी आउट द मैक्सिमम लेवल ऑफ बिजनेस। इसके लिए एक फॉर्मूला, दैट इज तुम्हारा मेथड नंबर 3। क्या बोलता है मेथड नंबर 3 बोलता है भैया सेम है ना, मेथड 2 जैसा ही है, यानी कि 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स। इसमें से क्या माइनस करेगा, इसमें से माइनस करेगा तेरा कोर करंट एसेट। क्या माइनस करेगा, कोर करंट एसेट, ठीक है। और माइनस करके जो टोटल तेरा करंट करंट लायबिलिटी है, उससे माइनस करने का, हाँ, जिसमें तू एनी वेज क्या एक्सक्लूड करेगा, बैंक बोरोइंग, ठीक है। ये 3 चीज तुझे पता होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज तेरे को प्रॉपरली पता है तो प्रॉपरली तू एग्जीक्यूट कर पाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये 3 चीज पता होना जरूरी है। अभी अगर तू क्वेश्चन जाके रीड करेगा तुझे समझेगा कि भाई करना कैसे। ये तुम्हारा 8 लाख है, 80,000, 2,60,000। अब बैठ के बताओ अब आंसर आ रहा है कि नहीं। वीडियो को पॉज करो। कोर करंट एसेट 3,80,000 सामने पड़ा हुआ है आपके, ठीक। चलो अच्छे से रीड करना, सिर्फ फॉलोइंग डेटा ढूंढना नहीं है, उसको प्रेजेंट भी करना है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेगा तो ही पूरा फुल फ्लेज्ड मार्क्स फेच कर पाएगा, ठीक है। चलो मैं आप लोग की हेल्प कर देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करते आ जाओ। 7 का डिस्कशन देख, 3 मेथड है, ठीक है। एक है भैया मेथड नंबर 1, ठीक बात। एक है क्या बोलो, मेथड नंबर 1। याद कर ले भैया, मेथड नंबर 1 किस बारे में बात कर रहा था। यहां पे ध्यान दे, क्या परसेंटेज थी, है ना, 75%। बस तुझे कुछ नहीं, फॉर्मूला में सब कुछ लगाना है। सबके सब 75% है, खाली ब्रैकेट का खेल की वजह से सब चीज चेंज हो जाएगा। सब चीज ब्रैकेट के खेल की वजह से चेंज हो जाएगा। ये रहा डेटा, ओके बेटा। चलो मेथड 1 क्या भैया, तो वो है 75%। 75% को मैं ऐसा लिखो क्या, 0.75। एक ही बात है, मल्टीप्लाई करूं जल्दी आंसर आ जाएगा। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो 0.75 को मेरे को अमाउंट डालना पड़ेगा। करंट एसेट कितना है, ये मेरा करंट एसेट टोटल है, कितना है 14,80,000 है बाय द वे। माइनस करो, आई थिंक 6 लाख रुपया, ठीक है, बिकॉज बैंक बोरिंग को हटाना है। 4 और 2 6, तो 6 लाख। समझा, समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं। सीधे 14 लाख की लोन है, दिख नहीं रहा होगा, हाँ 14 लाख रुपए लोन है। 8 तो बैंक बोरिंग है, बैंक बोरिंग तो एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बैंक बोरिंग एक्सक्लूड करते तो भैया ये आ जाएगा। तो हिसाब लगाने दो, 14,80,000 को 6 लाख से माइनस कर दो, तो करीब करीब आपको निकल कर आएगा 8,80,000, करेक्ट है। जो करीब करीब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.75 से, तो आएगा, मल्टीप्लाई करना बेटा, कुछ नहीं बोला तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो आएगा 6,60,000। यह है मेथड 1 से। मेथड 2 से करके बताओ। कर लेते हैं मेथड 2 से भी, कौन सी बड़ी बात है।
देखो भैया मेथड 2 कैसा आएगा, 0.75 75%, बट किसका आएगा पहले, करंट असेट का, फिर वहां से माइनस करना है करंट लायबिलिटी को। सही बात है। अच्छा, पहली बात तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय कर ले 14,80,000, ठीक है ना। पहले इसको इसको करना है सेट, फिर तेरे को माइनस करना पड़ेगा तेरा करंट लायबिलिटी से, जो तेरा 6 लाख रुपया ही है। कर अब हिसाब में अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं हिसाब कर लेता हूँ। ओके, हाँ, मल्टीप्लाई तो करीब करीब निकल कर आ रहा है 5,10,000 मेथड 2 से, ठीक है। एक तीसरा क्या निकल कर आया, मेथड 3 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, मेथड 3। कंसेप्ट वाइज सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। तो देख यहाँ पे भी ऐसा तो सेम ही था ना, 0.75 करंट एसेट रहेगा तू, बट जिसे तू कोर एसेट भी निकाल देगा, ठीक है ना। इसको पहले साथ में ले, उसके बाद तू अपना करंट लायबिलिटी को उड़ाएगा, ठीक बात। तो दैट इज 0.75 करंट एसेट क्या भैया, 14,80,000, ठीक है। माइनस कर कोर एसेट, भाई कोर एसेट कितना है, 3,80,000, 3,80,000, ठीक है। ये होने के बाद यहां से डिडक्ट करेगा तू 6 लाख रुपया। अब जब तू 60 घाट करेगा, रुक जा, 60 घाट मतलब कैलकुलेट करेगा, करीब करीब निकल कर आ रहा है 2,25,000। कितना निकल के आ रहा है, 2,25,000। ये तो भैया क्या हो गया, ये तो मेरा कैलकुलेट करके हो गया। इसको भी क्या करना पड़ेगा भाई, उनको बताना भी पड़ेगा, यानी कि रिव्यू भी करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो एक निकल कर आया मेरा मेथड 1, एक निकल कर आया मेरा मेथड 2, और एक निकल कर आया तुम्हारा मेथड 3। 3 मेथड है भैया। अब जो हमारी मैक्सिमम बैंक बोरोइंग है, जो हमने निकाला अभी, कितना निकाला, 6,60,000, 6,60,000, 5,10,000, 5,10,000, 2,25,000, 2,25,000। हमने ले कितना, ले हम लिया कितना है, हमारी एक्चुअल बैंक बोरोइंग कितनी है, जो हमने बार बार छोड़ दी थी, हमारी एक्चुअल बैंक बोरोइंग है करीब करीब 8 लाख रुपया, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कितना एक्सेस बैंक लोन लिया है, हमने कितना एक्सेस बोरोइंग लिया हुआ है, ये सवाल पूछना है। तो अगर मैं 6,60,000 को 8 लाख से उड़ा दूं तो करीब करीब 1,40,000 एक्स्ट्रा है। मेथड 2 की बात करूँ तो करीब करीब 8 लाख रुपए लिया है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे आएगा 290 आएगा, 2,90,000। और यहाँ पे भी तुम्हारा 8 लाख है, तो यहाँ पे तो बेड़ा पार हो गया, 2,25 8 लाख, करीब करीब 5,75,000 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर आपको समझ में आता होगा कि भैया क्या चल गया। तो यहाँ पे ऐसा बोल दो भैया, अंडर all the three method all the three methods
द एक्सेस बैंक बोरोइंग, excess bank borrowing can be converted into लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है ना, कर्जे को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, करवाना इसलिए पड़ेगा भैया तुम लोग ने बेड़ा पार कर रखा हुआ है। तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन बन गया। ले लो स्क्रीनशॉट निकालो, जरा स्क्रीनशॉट निकालो या तो पॉज करके या पीछे जाकर पेन डाउन कर लो। ठीक बात, चलिए ये हो गया, इजी क्वेश्चन था, पहली बार कर रहे थे शायद टफ जाता होगा, बट अगर कोई पहले से करके बैठा हुआ है तो रिलैक्स होगा। चलो अगला सवाल मैंने रेडी कर रखा हुआ है, लेट्स टेक दिस, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। अगला सवाल आप लोग के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मर्सेस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भैया, क्रेडिटर फॉर परचेज इज 200, ठीक है, अदर लाइबिलिटी इज 100, मैं बोला और अच्छी बात है, ठीक है। फिर लिखा है रॉ मटेरियल 380 है, मैं बोला ओके जी। वर्क इन प्रोग्रेस भैया 40 है जी, ओके जी। फिनिश गुड्स 180 है, रिसीवेबल 110 है, अदर आज करंट एसेट 30 है। अब क्या कैलकुलेट करने बोला है, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी यूजिंग दिस रेशियो ऑफ 1.33। अब भाई 1.33 का तेरा बुद्धि चल रहा है, टंडन कमेटी का मेथड नंबर 2 से सॉल्व करने बोल रहे हैं। वीडियो पॉज कर, अभी तेरे को आता है वो, सॉल्व करके मेरे को जरा बता, मैं वीडियो को मैं भी पॉज करेगा, बट तू खुद से पॉज कर, क्योंकि मेरा पॉज करने से तेरे को समझेगा नहीं, वो डायरेक्टली मैं सोल्यूशन की बात करूंगा। आई बिलीव सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तेरे को मेथड नंबर 2 यूज करने का था। इफ यू रिमेंबर मेथड नंबर 2, तो मैं तेरे को बताता हूँ, मेथड नंबर 2 तेरे को यूज करना है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर अपन आई थिंक 7 कर रहे हैं, सुनना क्या बोला तेरा मेथड नंबर 2, अगर तेरे को याद है तो। मेथड 2 क्या बोलते हैं, मेथड 2 बोलता है यू हैव टू टेक 75% ऑफ योर करंट एसेट, ठीक है, फिर वहां से देखो टोटल करंट लाइबिलिटी से माइनस करना है। दिस वॉज द बेसिक फंडामेंटल थिंग। बराबर है कि भाई, बराबर है कि नहीं। अब देख मेरी बात समझ, तुझे 75% लेना पड़ेगा, 75% ऑफ वॉट, 75% ऑफ अगर तू ऐड करेगा ये सब चीज, करीब करीब तेरे को आएगा 740। ठीक बात है, करीब करीब 740 आ गया, ठीक है। यहाँ से डिडक्ट कर लेगा तेरा करंट लाइबिलिटी, डेट इज 300, 200 प्लस दिस थिंग। ठीक बात, अगर तू हिसाब लगाएगा भी तेरे को करीब करीब आना चाहिए, एक हिसाब लगा दे, करीब करीब तेरा जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट निकल कर भी आएगा, वो निकल कर आएगा 255 के करीब करीब, 255 के करीब करीब तेरा निकल कर आएगा, ठीक है। बट देख इंस्टीट्यूट ने जब हमको आंसर बताया था ना, तो कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया था, बट हाँ तू इसको वेरीफाई भी कर ही सकता है। तू देखना, इसको तू 255 तो तेरे को आंसर आ रहा है, तो उसको वेरीफाई भी कर ही सकता है। एकदम सिंपल तरीके से वेरीफाई करने का प्रोसेस है। देख तू अभी 255 तेरा तो उठाने वाला है, ऑलरेडी तेरे पास 300 लाइबिलिटी है, यानी कितना हो जाएगा 5555, ठीक है। आउट ऑफ योर टोटल एसेट, टोटल एसेट्स करीब करीब 740 है, तो अगर इसको लेगा ना 740 को डिवाइड कर और तू करेगा इसको 555 से, तेरे को आंसर जो आएगा करीब करीब 1.33 निकल कर ही आएगा। ये एक वेरीफाई करने का तरीका है। बट अगर तेरे को मैं एक प्रॉपर मेथड बताऊँ कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में, सबसे पहले जो तेरा टोटल करंट एसेट है, ठीक है, जो तेरा टोटल करंट एसेट है
उसको लिख, करीब करीब 740। ठीक है, अब घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें दी हुई है, मैं बस लिख के रख रहा हूं। तेरा करंट लाइबिलिटी कितना है? 300 है। ठीक है, अब तेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा, करीब करीब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा तेरे को। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल तेरे को आएगा कहां से? जो करीब करीब 440 के करीब करीब आएगा। ठीक है, मैंने इससे माइनस कर दिया, सीधी सीधी बात है, लेस 25%। ये जो प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट ने हम लोग को दी है। ठीक है, ऑफ टोटल करंट असेट। ठीक है, 25% ऑफ तुम्हारा जो टोटल करंट एसेट है, जो निकाल के आएगा करीब करीब एक 185। निकालोगी भी ना तो निकाल के कितना आएगा? मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कितना निकल कर आएगा? 255 ही निकल कर आएगा। ये तो हमने भी यहाँ पे भी निकाला है, एक ही बात है। 1.33 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। 255 ऑलरेडी ले तुमको मैक्सिमम लिमिट मिल रहा है, 300 अब लेकर बैठे हो, तो हो गया ना 555, सेम ही चीज़ होगी। अब ऐसे कहो या वैसे, बात तो एक ही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हिसाब लगाओ ना आप, वर्किंग कैपिटल पे हिसाब लगाओ तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक बात है, तो इस तरीके से किया हुआ है। बट हाँ, आप इस भी तरीके से कर सकते हो जो ऑलरेडी अपन ने जनरली सीखा हुआ है। ठीक है, जनरली अपन ने सीखा हुआ है, तो ये मेथड ज़्यादा बेटर होता है। ये मेथड से हम लोग ने बेसिकली सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए अगेन नॉट दैट टफ, क्योंकि हमने ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करके रखा हुआ है। चल बाबा, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि हमको जमता है कि नहीं। ओके, लेट्स टेक वन क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को हिसाब लगाने की बातें हो रही है, समझते हैं? वर्किंग कैपिटल को हिसाब लगाने की बातें हो रही है, तो समझते आ जाओ। देखा, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2018 and its statement of changes in financial position for the year ending 31st March 2019। यानी दो डेटा हमको, दो बैलेंस शीट देके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्या दिया है? सबसे पहले भैया दिया है कॉमन स्टॉक 6000, रिजर्व दिया है 6560, प्रेफरेंस स्टॉक दिया है 2500, डेटा पढ़ रहा हूँ बस आप लोग के लिए। लॉन्ग टर्म बॉन्ड है 7000, अमाउंट पेएबल है 2140, लैंड जो है 9800 है, इक्विपमेंट्स 12200, एक्यूमुलेट डेप्रीज 2000, इन्वेंट्रीज लगभग 2370, करेक्ट है। एंड रिसीवेबल इज समरण 1300 रुपया, कैश निकल कर आता है 530। ठीक बात है। अब ये यहां से जब यहां पर आया तो बस चेंजेस नोटिफाई किया, बाकी कुछ नहीं बोला, तो सब सेम ही है। जैसे कि नेट इनकम 1200, डेप्रिसिएशन 600, सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 80, इशूड स्टॉक 4000, लैंड सोल्ड 1880, डिविडेंड में अपने पैसा भरा हुआ है 360, रिपेड प्रेफरेंस स्टॉक 2500, रिटायर्ड बॉन्ड पेएबल 1400, परचेज इक्विपमेंट 3000, एंड इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल 340। इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल 340, जो काम का है ना भैया, वो यहाँ पर ही है। ये डेटा तुम्हारा काम का है, बाकी तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं उन लोग, पूरा गेम खेल रहे हैं। ठीक, अब बोल रहा है वर्किंग कैपिटल ढूंढ के बता। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया ना, नेट ये वो ये सब कुछ काम का नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, समझना। दो वर्किंग कैपिटल है, एक है वर्किंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2018। अब सुनना,
हाउ टू कैलकुलेट आर ओपनिंग वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे तो मेरे को डेटा दिया ही नहीं है, बट हाँ ये सब जो आपको डेटा दिख रहा है ना, जैसे कि आपको कैश वाला डेटा दिख रहा है, काम का है। जैसे कि आप अमाउंट रिसीवेबल जो अमाउंट देख रहे हो, ये हमारे काम का डेटा है। आप इन्वेंट्री जैसा इंफॉर्मेशन देख रहे हो, समझ में आ रही कि नहीं, ये काम का है। अमाउंट पेबल, ये डेटा हमारे काम का है। इससे आपको आराम से मिल जाएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। सुना मैंने क्या बोला, इससे आराम से बोलो क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल। बहुत सिंपल है। तो भाई अगर मैं बात करूं, तुम्हारा जो ओपनिंग वर्किंग कैपिटल है, जो कहां से निकलेगा, कैश प्लस रिसीवेबल है ना, अमाउंट रिसीवेबल ठीक है, और प्लस जो इन्वेंट्रीज है, लेस अमाउंट पेएबल। ठीक, हिसाब लगा दो। अब कैश कितना है भैया, 530, 1300, 2370, 2140, 530, 300। बस नंबर याद करो, बार बार यहाँ वहाँ नहीं कर पाऊंगा। 2370 एंड 2140, ठीक है। तो क्या क्या आ गया भैया, 530 आ गया भैया, 530 प्लस 1300 आ गया, प्लस 2370 था, अभी चेक करना पड़ेगा, माइनस 2140। ये 3 डेटा था। इसको अगर हिसाब लगाऊं, एक बार डेटा का वेरीफाई कर लेते हैं, करेक्ट है, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूं, करीब करीब निकल कर आता है 2060। ये मेरा इस साल का वर्किंग कैपिटल है। मेरे को दोनों साल का वर्किंग कैपिटल ढूंढने का है। तो हेंस अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की, कैसे निकालोगे वर्किंग कैपिटल, एज ऑन 31 मार्च 2019 कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है भैया। आपका ओपनिंग वर्किंग कैपिटल क्या था, ठीक है, आपका ओपनिंग वर्किंग कैपिटल क्या था, वो प्लस आपका चेंज क्या हुआ, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये तो मेरा अमाउंट है 2060, प्लस कर दे, चेंज क्या हुआ 340, चेंज 340 कहाँ से मिला, ये देख, जो भी फालतू इन्फॉर्मेशन था वो तेरे को टाइम पास किया तेरे साथ, मेन इन्फॉर्मेशन 340 था, ये देख चेयर के पीछे छुप गया मेरे, 340 था। तो इस दोनों चीज़, दोनों नंबरों को ऐड करेगा, करीब करीब 2413 आएगा वर्किंग कैपिटल। समझ में आया बात, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉपी कर ले इसको, एकदम इजी और सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, एकदम इजी, एकदम एकदम सिंपल था, एकदम इजी था ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलो एक और नया टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। सिंपल टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले, कि आपको ज़्यादा लोड ना लगे ज़िंदगी में। लोड ना लगे ज़िंदगी में, एकदम टफ नहीं है, एकदम इजी सवाल है, कि आराम से कोई छोटा बच्चा भी इसको कर ले। इसलिए एकदम धीरे जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, जिससे आप लोग को इतना तकलीफ ना हो जाए कि अरे ये क्या हो गया ज़िंदगी में। तो कुछ कमर्शियल पेपर के कुछ बेस से क्वेश्चन चालू करते हैं, और फिर उसको एडवांस में लेकर के जाएंगे। ठीक है, एकदम बेस से क्वेश्चन चालू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एंड देन धीरे 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 करके आपको लेवल अप लेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम लेवल अप की बात करेंगे। ये एक क्वेश्चन है सीपी के ऊपर, तो ये मैं देख रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है सीपी के ऊपर। एक और क्वेश्चन है
सीपी के ऊपर। चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। बोला भैया सीपी यानी कमर्शियल पेपर इज सोल्ड एट डिस्काउंट, ठीक है, फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू एंड रिडीम एट इट्स फेस वैल्यू। अच्छा, इशू डिस्काउंट में हो गया, बट जो रिडम्पशन होगा फेस वैल्यू पे होगा। बोला कैलकुलेट द प्री टैक्स कॉस्ट ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस ऑफ कमर्शियल पेपर इफ फेस वैल्यू इज 5 लाख। ध्यान देना मेरी बात, ठीक है। 5 लाख इज द मेच्योरिटी, इज 180 days एंड नेट अमाउंट रियलाइज इज 4 लाख 80। आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है कैलकुलेट प्री टैक्स कॉस्ट ढूंढना है। कॉस्ट खर्चा ढूंढने बोला है दोस्तों, रिटर्न्स ढूंढने नहीं बोला है, खर्चा ढूंढने बोला है। खर्चा ढूंढना रिटर्न ढूंढने से थोड़ा सा उल्टा है, जरा बताता हूं। देखो देखो, इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न, कितना कमाया माइनस कितना आपने कितना लगाया, दैट इज योर रिटर्न, डिवाइड बाय कितना आपने लगाया मल्टीप्लाई 100। हम कैसे बचपन में रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया करते थे, हम लोग वैसे ही रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट अभी भी करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न अभी भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, बट रेट ऑफ रिटर्न नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए कि एक कंपनी कितना खर्चा कर रहा है, दैट इज द मेन कोर थिंग। सो ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने बड़ा ब्यूटीफुल चीज बोला है भैया, कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। कॉस्ट निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसे आएगा भैया? फेस वैल्यू, वो अल्टीमेटली पैसा थोड़ी पूरा आने वाला है। तो फेस वैल्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, ठीक है, माइनस अपना इशू प्राइस, माइनस अपना इशू प्राइस, वी विल डिवाइड दिस, विल डिवाइड इट विथ इशू प्राइस ऑफ कमर्शियल पेपर एंड विल मल्टीप्लाई इट विथ 100। ये सालाना है, अगर डेज या मंथ या ऐसा कुछ दिया तो उसके हिसाब से, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो आई थिंक डेज में दिया हुआ है, सो आई हैव टू टेक इट इन डेज ओनली, ठीक है। सॉरी, यस, डेज में लेना पड़ेगा। सो अगर मल्टीप्लाई करूं 300 डेज, उल्टा हो जाएगा पूरा, 300 डेज डिवाइड बाय टेन्योर ऑफ सीपी। जब आप निकालते हो तो एग्जैक्टली कॉस्ट उल्टा निकल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, करीब करीब 5 लाख की फेस वैल्यू है, इशू 4,80,000 है, मिला कितना 4,80,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, 360 डिवाइड बाय टेन्योर ऑलरेडी देके रखा 180। आपको करीब करीब जो आंसर निकल कर भी आएगा, वो आंसर निकल के आएगा 8.33% पर एनम। बट दोस्तों ये कॉस्ट है, बट अगर मैं बात करूं तुम रिटर्न भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी वैसे ही आएगा। देखो ना, अगर मैं बताऊं कि आपका इशू प्राइस कितना है, 4,80,000, ठीक है। आपका फेस वैल्यू कितना है, 5 लाख। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो 20,000 कमाएगा। तो मैंने क्या बोला, देख कितना तूने कमाया डिवाइड कर, कितना तूने कमाया डिवाइड बाय तूने कितना लगाया, उसको मल्टीप्लाई कर 100 के साथ। सुना मैंने क्या बोला? सेम 360 को 180 से डिवाइड कर, तेरे को लगभग लगभग आंसर भी 8.33 आएगा। अरे ये तो रिटर्न है ना भाई, जो रिटर्न है वही तो खर्चा है, समझा? बट ऑब्वियसली बात है, ये पढ़ाई करते वक्त या जब भी पढ़ाई करने बैठोगे ये तुम्हारा मेन होगा। लो भाई, तो जब भी आप तैयारी करने बैठोगे तो ये तुम्हारा मेन पार्ट होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने हमको इस तरीके से जवाब दिया तो हम जी हजूरी नहीं करेंगे,
हम जो इंस्टीट्यूट कहता है हम लोग चुपचाप से इज्जत से उसको फॉलो करेंगे। ठीक बात है। तो एकदम सिंपल बोलो तो 8.33 घुमा फिरा के आंसर आएगा, और ये हमारा छठा क्वेश्चन था। ठीक, एकदम सोबर, एकदम सिंपल। निकाल लो इसका फोटो तो आपको बेसिकली समझ में भी आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम सीपी से ही लेंगे, क्योंकि आप सीपी से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए रहोगे, तो एक सीपी का ही सवाल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। ओके, लेट्स टेक दिस 11th नंबर का क्वेश्चन। आई डोंट नो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, आप देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम टू एबीसी लिमिटेड which is planning a CP issue, CP issue करने का प्लान कर रहा है। अब इशू प्राइस 97,350 रुपीज, फेस वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, महीना है 3। अब भैया हिसाब करके बताओ कितना टाइम लगेगा। आप वीडियो बिल्कुल पॉज करिए सो दैट आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, और लेट अस अंडरस्टैंड कि भैया इस क्वेश्चन में करना ही क्या है। आ जाओ। सबसे पहले तो भैया आप समझो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे ढूंढोगे। तो अगर आपको याद है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे ढूंढोगे, जो आपकी फेस वैल्यू है यानी कि 1 लाख रुपया माइनस, आई थिंक इट वाज 97,000 समथिंग, यस 97,350, 97,350 को हम डिवाइड कर देंगे 97,350 से। सही बात। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बड़े सालाना आ जाएगा। मेरे को लगभग 3 महीने का चाहिए। अगर इसको हिसाब लगाओ, कितना है, ओके, ये तो आपको, ये तो आप माइनस करोगे ना, ये तो समझो आपकी इंटरेस्ट की कमाई है। सही बात है ना, जबकि इंटरेस्ट की कमाई होगी। ओके, तो लगभग जो आंसर निकल कर आ रहा है वो 10.89% निकल कर आ रहा है। 10.89%, जो अगेन बहुत सिंपल, सोबर एंड इज्जत वाला है। सही बात है, बहुत ही इज्जत एंड सोबर वाला क्वेश्चन है। आई थिंक ये बहुत ही इजीली आप लोग को डाइजेस्ट हो गया रहेगा। सही बात है। एक और बार थोड़ा सर्च ऑन कर लेते भैया कि कुछ हमने 9th क्वेश्चन भी कर लिया, 10th भी कर लिया है, 11th भी कर ही लिया है, और हम नायक कमेटी अब तक हमने हाथ नहीं लगाया, लगाएंगे हाथ। ठीक है, आप देखो नायक कमेटी की बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ, हमको और कुछ मिल तो नहीं रहा, तो जरा हम एक ऐसा सवाल लेते हैं जो हमने कभी किया ही ना हो। तो क्यों ना हम ले लेते हैं दिस क्वेश्चन, which is they're asking to calculate value of rights, value of rights। ये आपने एग्जीक्यूटिव में भी किया ही होगा। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ राइट्स इशू। अच्छी बात है, ठीक बात है। बाय इशूइंग 1 शेयर अगेंस्ट 2 शेयर टू रेज फंड्स। फिर से रिपीट कर देता हूं, इशूइंग 1 शेयर अगेंस्ट 2 शेयर्स to raise fund to finance their new project requiring 4.5 crore. The floating cost is 10% of the fundraise. The company is currently has 18 lakh shares which is outstanding, and the current price of its share is ₹100. The subscription has been fixed at 50 rupees। कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे बहुत काम के हैं। ठीक है, तो बोला कि वैल्यू ऑफ राइट्स क्या है। अब पहली बात तो अब ये बात समझो कि राइट्स होता क्या है। राइट्स फ्री के शेयर्स आपको मिलते हैं, बट हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप राइट्स इशू आपको मिलेगा
तो राइट्स इशू का एक वैल्यू होगा, मैं आपको बताता हूं तो आपको बेटर समझेगा। नंबर 12, समझो मेरी बात। जो वैल्यू ऑफ राइट्स होती है, आप मेरी बात समझो, जो मार्केट प्राइस होती है, क्या होती है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को जो आपकी राइट्स इशू है उसको उससे माइनस कर दो और डिवाइड कर दो भाई तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। आपके पास 2 थे, आपको फ्री में एक और मिलेंगे, सही बात है। आपके पास थे और आपको फ्री में कितने तो भी मिलेंगे, एक मिलेंगे। अब मेरी बात समझो, मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है, माइनस राइट्स कितना हो रहा है? 50। इसको तुम 2+1 डिवाइड बाय 3 करोगे तो लगभग लगभग जो राइट्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो 16.67 निकल कर आएगी। अब ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। अगर मैं आपको कहूँ कि 16.67 रुपीज ये आपका वैल्यू ऑफ राइट्स है, इसमें रिनाउंसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको शायद अगर पता होगा, जब मैं पूरा फंडिंग पढ़ा रहा था आपको रेगुलर लेक्चर में, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था कि आरई कैसे कैलकुलेट करना होता है, आरई का हिसाब कैसे लगाना होता है, आरई क्यों हम लोग निकालते हैं, ये हम चीज इन डिटेल देख चुके हैं। तो ये आरई को छोड़कर है, मतलब भैया अगर आपको फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं तो आपकी अल्टीमेट रियल वैल्यू कितनी है। हालांकि हाँ, आरई जब आप बेचोगे तो आपको एक्स्ट्रा वेल्थ तो मिलता ही है। अब आरई यानी कि राइट एंटाइटलमेंट सेल करने के लिए अलग से मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं आप क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको विस्तार में बता देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आज मुझे राइट्स इशू मिला है, अगर मुझे राइट्स इशू के शेयर्स मिले तो पहले मैं क्या कर सकता था? पहले मैं उसको रिनाउंस कर सकता था। रिनाउंस करने का मतलब होता है कि मैं इसको बेच सकता था। अब कितने में बेचूं, ये जो प्राइसिंग डिसाइड करने का जो फैक्टर था, ये बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता था कि भाई मुझे बायर कितने में मिल रहा है या राइट्स इशू बंधन में कितना टाइम लगता था। अब ये जो राइट्स इशू है, राइट्स इशू को जैसे आप जो भी आप स्टॉक ब्रोकर, जो भी आपके पास स्टॉक ब्रोकर है, जितने आपके पास शेयर्स है और जितने आपको राइट्स मिलने वाले यानी कि राइट शेयर्स मिलने वाला आपको, फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स है तो मेरे को सामने दिखेगा इन्फोसिस आरई, मुझे आरई दिखेगा, आरई माने राइट्स मिल रहा है मेरे को। अगर मुझे राइट्स में शेयर्स मतलब राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं राइट एंटाइटलमेंट जैसा वैसे रहूंगा, मैं जाऊंगा और ब्रोकर के ऐप में या नेट बैंकिंग में जाऊंगा और अप्लाई करूंगा राइट्स इशू के लिए। बट अगर आपको आपका राइट्स रिनाउंस करने का तो यू कैन रिनाउंस इट बाय क्लिक अ सेल बटन। अच्छा, आपको जो राइट्स मिल रही है, यू वांट टू बाय मोर राइट शेयर, यू कैन डू दैट एज वेल। आपके पास बहुत सारे ऐसे अगड़म बगड़म तिगड़म पावर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आप तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल चीज समझेगा। ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ सम्स डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसको कैसे करना है। मार्केट प्राइस माइनस राइट्स इशू डिवाइड जितने नंबर ऑफ शेयर है कितना आपको मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली एक आंसर मिलेगा, वो आपका होगा राइट का वैल्यू। ठीक है, इसको राइट की वैल्यू बोलते हैं। ठीक बात, चलो चलो ठीक है, एकदम इजी था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ले लेते, चलो इसी को ले लेते भैया, हम लोग नायक को ही ले लेते अभी। क्या बोला भैया? द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स XYZ लिमिटेड। ठीक है, क्या डेटा है जरा देखो। प्रोजेक्टेड सेल्स 20 लाख, क्रेडिटर्स 3 लाख, बैंक बोरोइंग 3.5 लाख, सॉरी 3,30,000, द करंट एसेट इज 7,40,000। असेस वर्किंग कैपिटल, असेस करने बोल रहे क्या? वर्किंग कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड यूजिंग द मेथड गिवन बाय नायक कमेटी। अब दोस्तों, नायक कमेटी के बारे में पहले समझना पड़ेगा कि भाई नायक कमेटी चलता कैसे। तो ये आ जाओ नायक कमेटी के पास। ठीक है, क्या बोला गया? दिस मेथड ऑफ असेसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म इज गिवन बाय नायक कमेटी, इसलिए बड़ा इसको नायक कमेटी या टर्नओवर मेथड बोलते हैं। द कमिटी हेडेड बाय मिस्टर PR नायक। ऑब्वियसली बात है, नाम को याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे MCQ एग्जाम नहीं है, ठीक है, बट यस पता होना चाहिए। और द एडिक्वेसी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू SSI, ठीक है, गिव इट्स रिकमेंडेशन व्हिच आर अंडर, कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है, जैसे कि क्या क्या बोल रहा है सुनना। अंडर दिस मेथड द बैंक क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस फॉर द बोरोवर
requiring fund based limit to 5 crore for SSI borrows 2 crore in case of borrower may be assessed limit of 25% of projected annual turnover. टाइम पास किया इन्होंने कि भाई जितना भी तुम्हारा प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसका 25% तक आप लोग लोन ले सकते हो, out of which margin should be provided by the borrower minimum 5% of the annual turnover provided the borrower and the balance 4/5 यानी कि 1/5 आप मतलब एक 1 डिवाइड बाय 5 आप लाओगे एंड 4/5 आप लाओगे बैंक से ले लोगे। ठीक बात है। अब यहां पर कुछ और बातें सिंस पहले आपको समझाता हूं क्या बोल रहे हैं। बोला भैया जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो कितना होगा, तो बोल दिया 25% ऑफ टर्नओवर। बहुत बार बोलेंगे प्रोजेक्टेड एनुअल सेल, बहुत बार क्या बोलेंगे प्रोजेक्टेड एनुअल सेल। ठीक बात है, ठीक बात है। अब मेरी बात समझ, अगर 25% तेरे को इधर लाने का मन है, 25% अगर तू लाने वाला है, समझो वो अमाउंट अपन पकड़ते हैं एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट में से कुछ पैसा आप बैंक से लोगे, बट कुछ आपको क्या भरनी पड़ेगी, मार्जिन भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी, मार्जिन। और मार्जिन कितना भरोगे, आप भरोगे 1/5, बाकी का जो भी है बैंक से 4/5 आ जाएगा। इतना समझ गया, इतना समझ गया। चल एक बार क्वेश्चन की तरफ चल, अभी तक मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हो ही गए, मेन क्वेश्चंस हो ही गए ऑलमोस्ट, बाकी घुमाने फिराने वाली चीज है। सारे पास क्वेश्चन एक बार देख ही लेना है, मतलब एक और सीबी वाले क्वेश्चन है दोस्तों, या भी आप मैनेज कर लोगे आराम से। कैलकुलेट इशू प्राइस बोला है, इधर का उधर करना आप लोग को, इतना लोड नहीं आएगा। ठीक है, एक और सीपी वाला क्वेश्चन है, कहते हैं कि अपन ये भी अपना बहुत आराम से हो जाएगा। फेस वैल्यू 991 है, 120 दिन है। ठीक है, ये भी आराम से हो जाएगा। रुको पहले हम लोग नायक वाला क्वेश्चन लेते हैं। हम कहाँ भटक रहे हैं भैया, ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। ये रहा नायक। अब देख ये 20 लाख है, देख प्रोजेक्टेड सेल्स यही तो तुम्हारा टर्नओवर है ना, मतलब भाई 20 लाख का कितना निकालेगा, 25% निकालेगा। अगर 20 लाख का 25% निकालेगा तो कितना आएगा भैया, 5 लाख। नियम की मानू तो मार्जिन तू लाएगा, मार्जिन तू लाएगा, और बाकी पैसा कहां से आएगा, बैंक से आएगा। मैं जब भी बोलता है मार्जिन तू लाएगा, मार्जिन कितना आएगा 1/5। जब मैं बोलता बैंक से आएगा तो भैया 4/5। समझा, मार्जिन कितना तेरे को लाना पड़ेगा, तेरे को 1 लाख लाना पड़ेगा। बैंक कितना देगा भैया, बैंक तेरे को 4 लाख रुपए देगा। ऐसा रूल पढ़ के हमको समझा, समझा ये बात। अब आगे पढ़ते, इधर आ, आगे बढ़ते, इधर आ। आगे क्या बोला, since bank finance is only intended to support the need, since bank finance is only intended to support the need based requirement of the borrower, need based requirement, need based requirement। अरे भाई तेरे को मेरी जरूरत है ना, तुझे अगर मेरी जरूरत है तो मैं तेरे को तेरी हेल्प करूंगा, बट हाँ हेल्प में 4/5 क्या करूंगा और 1/5 तू अपनी हेल्प करेगा। बट व्हाट इफ वो ज्यादा मार्जिन डाल के बैठा है, समझो हमारे एग्जांपल में हमने 5 लाख रुपए लिया,
5 लाख में से तेरे को 1 लाख लाना था, बाकी 4 लाख किसको मिलेगा? बाकी 4 लाख तेरे को लाना है। बट व्हाट इफ तूने ज्यादा पैसा लाया होगा? तो अगर तूने ज्यादा पैसा लाया है तो मैं तेरा 4/5 हेल्प नहीं करूंगा, मैं तेरा बैलेंसिंग हेल्प करूंगा। अरे अगर तेरे पास इतना पैसा है, तू इतना अमीर है, तेरे को मेरी हेल्प की क्या जरूरत है? तेरे पास अगर इतना ही पैसा है तो मेरी हेल्प की क्या जरूरत है तेरे को? इधर देख, इधर देख, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान है कि नहीं? तू ध्यान दे। तू लगभग लगभग 3 लाख का तेरा क्रेडिटर है, ठीक है? तेरा बैंक बोरिंग 330 है। वर्किंग कैपिटल समझते हो ना कि नहीं? तुम्हारा जो करंट एसेट है माइनस करंट लाइबिलिटी, तुम अगर इसको पक्के से हिसाब लगाओगे, अगर तुम इसको कैलसी चलाते हो, तुमको मोटा मोटी समझ में आएगा कि भैया वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी प्रमोटर लगाकर बैठा हुआ है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी प्रमोटर यानी कि जो बिजनेसमैन है वो लगाकर बैठा हुआ है। सीधी बात है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बड़े ही शब्दों से बोल रहा हूं, बिल्कुल प्रमोटर पहले से पैसा लगाकर बैठा हुआ है ना। प्रमोटर पैसा लगा के रखा है मतलब ऑब्वियसली बात उसके पास पैसे पड़े हुए, पैसे पड़े हुए। अगर उसके पास पहले से पैसे पड़े हुए तो क्या उसको इतनी हेल्प करनी चाहिए जितनी लॉ बोलता है? देखो, अगर मैं तुमको हिसाब से बताऊं, इसके पास इसने पैसे लाए लगभग 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 1,10,000 एक्स, ये 1,10,000 लेके बैठा हुआ है मार्जिन, 1,10,000 लेकर बैठा हुआ भैया। तुम समझ रहे हो? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करोगे, तुमको पहले से वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। ये पहले से एक्स्ट्रा पैसा लेकर डाल के बैठा हुआ है। अगर दोस्तों ये एक्स्ट्रा पैसा डाल के बैठा हुआ है तो क्या इसकी ज्यादा मदद करनी चाहिए? गवर्नमेंट बोलते नहीं भाई, अगर ये ज्यादा पैसा डाल के बैठा हुआ है तो हम उसकी उतनी मदद नहीं करेगी। अरे भैया एक्चुअल में कितना मार्जिन डाल के बैठा है भाई? एक्चुअल में ये तो 1,10,000 डाल के बैठा हुआ है। तो अगर 1,10,000 डाल के बैठा है तो मैं इसको 4 लाख का मदद करेगा क्या? नहीं बेटा, मैं इसका 4 लाख का नहीं, मैं इसका मदद करेगा 3,90,000 का मदद करेगा। तो समझा मैं क्या बोला? तो ये जो रिक्वायरमेंट है, जो हेल्प है ना, ये एक नीड बेस्ड हेल्प है। नीड बेस्ड समझता है कि नहीं? नीड बेस्ड मैंने जरूरत है तो इधर को हेल्प करेंगे। तूने अगर खुद के जेब से अपना ज्यादा पैसा लाया है तो भैया बाकी का जो है बैलेंसिंग फिर बैंक देगा। समझा? बैलेंसिंग तेरे को बैंक देगा। पक्का पक्का समझ में आया? पक्का पक्का क्या बोल रहा हूं? अभी सवाल उठता है कि क्या सर 1,10,000 कहां से आया? अभी ये देख, इधर 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 इधर, 1,10,000 कहां से बताता हूं, समझ। 1,10,000 समझ। 7,40,000 क्या है? तेरा करंट एसेट है। 7,40,000 का तेरा करंट एसेट है, माइनस क्या करेगा? तेरा करंट लाइबिलिटी। ये देख, इसको ऐड कर तो 7,40,000 और 3,00,000, 3,30,000 यानी कि करीब करीब निकल के आएगा 6,30,000। लगा कितना होता है? 1,10,000 मतलब तू 1,00,000 तू एक्स्ट्रा पैसा भर के बैठा है। अगर एक्स्ट्रा पैसा भर के बैठा है तो तेरी हेल्प मैं मिनिमली करूंगा। समझ? समझ मेरी बात, समझ मेरी बात समझ। पहला नेटवर्किंग कैपिटल ढूंढ, नेट वर्किंग कैपिटल ढूंढ। क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सही बात है। अच्छा, अब अगर तू ढूंढेगा तो कितना आएगा? 7,40,000 माइनस 6,30,000, तेरे को लगभग लगभग मिलेगा 1,10,000। सही बात है, 1,10,000 आया। अभी तू अगर फॉर्मूला बिठाएगा तो क्या गवर्नमेंट क्या बोलता है? मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना भैया? 25% ऑफ सेल्स। सही बात है ना? सेल्स का 25% है तो 25% ऑफ
20 लाख विल गिव मी आंसर हाउ मच? 5 लाख, ये ऑलरेडी बता दूँ। तो अगर लॉ के हिसाब से देखूं 5% तेरे को लाना चाहिए था, बराबर है। तो यानी कि तू देखूं तो मार्जिन के हिसाब से तेरा 1 लाख करीब करीब तेरे को लाना चाहिए था। तो भैया तेरे को 1 लाख लाना चाहिए था, और बैंक को कितना देना चाहिए था? 4 लाख देना चाहिए था। ये देना चाहिए था ना, बट तूने ऑलरेडी बोलो क्या करके रखा है, तूने बोलो ऑलरेडी क्या करके रखा है। तेरे को मेरे को मैं आई विल गिव यू द मार्जिन। कितना आना चाहिए तेरे को? 5 लाख रुपए चाहिए था। 5 में से ऑलरेडी 1 लाख 10 तो तू भर के बैठा हुआ है। तो बैंक तेरी कितनी हेल्प करेगा? सिर्फ 3 लाख 90 हेल्प करेगा। समझा क्या बोला? 1 लाख 10 का जो क्वेश्चन पूछ रहा था, आई थिंक समझ में आ गया। एकदम पपलू एंड इजी है भैया, मतलब क्या ही कहूं, इजी 100%। तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक बात है, ओके, ठीक बात। चल एक और टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। ओके देख, एक और नायक वाला मिल गया, ट्राई करते हैं, आजा। कोई तो बड़ा सा कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, अप्रोच सपोर्ट बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज। ठीक है, द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर इज, इतना ऑलरेडी दिया हुआ है, तो समझ रहा पहले से को दे के रखा हुआ है। एक्सप्लेन द असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर नायक कमिटी एंड कंप्यूट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय द बैंक। एकदम पपलू क्वेश्चन पूछा है। चल वीडियो को पॉज कर, सोच, आपका दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। एकदम इजी सा सवाल है, एकदम बेबी सवाल है, देख तेरे को जमता है कि नहीं। ठीक बात, पॉज करना है, वीडियो पॉज करना है। मैं पॉज भी नहीं भी करूं तो भी तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग में काट के ही जाने वाला है। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं तुम लोग के लिए, फोकस करना। देख, ध्यान से देखिएगा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई तेरे कंपनी का प्रोजेक्टेड सेल्स टर्नओवर कितना है। तो ऑलरेडी मेरे को पता है 1 करोड़ कितना कितना तो भी है। ठीक बात है, कितना पता है? अच्छा, अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं, जो लिमिट मुझे कैलकुलेट करना है, इस 25% ऑफ सेल्स टर्नओवर, जो भी बोल लो, एनुअल सेल्स या वॉट एवर। तो अगर मैं इसका 25% निकालू, करीब करीब आ रहा है 46, हाँ 46.25। अच्छा अभी समझ, समझ, मेरे को पूछा इन्होंने परमिसेबल बैंक फाइनेंस। सुनना मेरी बात, अभी परमिसेबल बैंक फाइनेंस कितना मेरे को मिलेगा, जो मेरा अमाउंट है दैट इज 46.25 का, मेरे को बैंक सपोर्ट तेरे को मालूम मालूम ही रहेगा, 1/4 तेरे को लाना होता है, बाकी का तेरे को मिलेगा। तो करीब करीब तू खुद कितना लाएगा? तेरे को लाना पड़ेगा 925 के करीब करीब, यानी करीब करीब 37 लाख बैंक से मिलेगा, और मिनिमम मनी फ्रॉम बोरोवर जो है वो 925 आएगा। समझा ना? एकदम सिंपल एंड एकदम पपली क्वेश्चन था, मतलब
आई थिंक अभी तुम लोग आराम से क्या कर पाओगे, आराम से यू विल नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट एकदम आई थिंक नॉर्मल हो जाएगा, वरना वो जो टफनेस जा रहा था आई थिंक इतना टफ अभी नहीं जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नायक वाले और कोई सवाल है कि नहीं। नायक वाले सवाल, नायक नायक पापा, ये नायक कहाँ है? नहीं दोस्तों, नायक तो हमको और दिख नहीं रहा है। सी एस ई टी भूल जाओ भाई, अभी सी एस बनने को ई टी लिखा हुआ है। कहाँ गया? हम्म, हम्म, नहीं जी नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अभी, देखते हैं क्या सवाल हम लोग का वेट कर रहा है। बैंक गारंटी है, वैल्यू ऑफ राइट्स अभी तो कर लेगा, ठीक है ना, अभी तो आराम से कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कुछ रिपीट में क्वेश्चन भी है, कुछ रिपीट में भी क्वेश्चन है, बस देख रहा हूँ, इसलिए पहले से ही क्या देख रहा हूँ, बस शांति रखो, ठीक है चलो देख रहा हूँ भैया, चलो इसको ले लेते भैया, इस सवाल को ले लेते, अब गारंटी की बातें हो रही ना, इस सवाल पे अटैक करते हैं। चल भाई पढ़ते हैं, लिखा है कंपनी का नाम, थोड़ा ऊपर लेता हूँ क्वेश्चन तो दिख जाएगा। लिखा है अल्फा मीटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग गारंटीज ऑफ 92 करोड़ एज ऑन 31 मार्च। ठीक बात है, 92 करोड़ का इनका बोलो क्या बचा हुआ है, एक बैंक गारंटी है, हमको कैलकुलेट करना है बैंक गारंटी की लिमिट ही कैलकुलेट करनी है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज गिवन न्यू गारंटी 8 करोड़ और 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। द इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर 14-15 have concluded and the department has released 21 crore, रिलीज बैंक गारंटी ऑफ 21 करोड़। ओ भैया मजा आ गया, ये क्रिएट हुआ है, ये गिवन है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये रिलीज हुआ है, ठीक बात है। एंड डिपार्टमेंट हैज डिमांडेड एडिशनल 2 करोड़, देखो 92 करोड़ ऑलरेडी था, हमने 8 करोड़ और एडिशन किया, और 21 करोड़ हमारा फ्री अप हो गया, देखो रिलीज हुआ है, एंड लास्ट में और 2 करोड़ हमारा क्रिएट हुआ है, करेक्ट है ना, 2 करोड़ और अपना क्रिएट हुआ है। तो तुम एड लेस करोगे करीब करीब, हाँ में करीब करीब 81 आ रहा है, समझो मेरी बात, इधर देखो, समझो मेरी आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी कितनी है आउटस्टैंडिंग कितनी है 92, ठीक बात है। उसके बाद हमने कुछ, हमारी गारंटी रिलीज भी हुई, ठीक है ना, हमारी बैंक गारंटी कुछ तो भी क्या, हाँ रिलीज हुई है, रिलीज कितनी 21 की हुई है, आई थिंक 8 करोड़ हमने एक्स्ट्रा, 8 और 2 हमने इस बार दिया हुआ है, मैंने एडिशनल बीजी 10, ठीक है, 92 821, इसको माइनस करना बाय द वे 81 ही आना चाहिए, ठीक बात है ना। ये कुछ मोटा मोटी दिमाग में आपके रखने पड़ेंगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तुम्हारे दिमाग में, जब आना है तो दिमाग में बस रखना है भैया, बेसिक रखना है दिमाग में, जब ऐसा आया तो भी बच जाना, ठीक, गलती नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस तुम आराम से देखो और सॉल्व करो। बट हाँ, आपको इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटीज लॉ की भी क्वेश्चन दे के ना आस्क, तो मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना कि भाई
कहाँ से भी सवाल अगर उठा के लाते हैं तो तुम लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना कि भाई मैं तो कुछ ना कुछ क्रैक कर ही दूंगा। जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन उसको अच्छे से देखो, समझो कैसे कैसे क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, और ये सारी चीज आप समझने की कोशिश करो। समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलो, ये तो हो गया। मेन मेन सारे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा ही दिए। मैं बस आपको एक चीज डिस्कस कर लूं, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल है भैया। ये क्या बोला देखो, ये भी लिमिट के ऊपर ही है, 186 की लिमिट है। तो ये देखो आपको कंपनी जाके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक बात है। ये देखो फिर से एक पूछा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? कितने गारंटी दिया है क्या नहीं दिया भैया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीओ रिलेटेड है, आपको शायद पता रहेगा। यहाँ पे लिखा इक्वान टू इशू 1000 शेयर्स, तो बोला कि बुक बिल्ड इशू करने वाले, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है। तो बोलते भैया बिडिंग प्राइस 130 से 150 के बीच में। तो पहले की बोला व्हाट इज कट ऑफ प्राइस इन दिस ऑफर, तो कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा, से 138 कट ऑफ प्राइस है। कैसे? आई थिंक आपको मैंने सिखाया ऑलरेडी, कट ऑफ प्राइस किस तरीके से आप निकालते हो। फिर लिखा कि कैन कंपनी डिसाइड द कट ऑफ एट द लोअर प्राइस एट विच द प्राइस इज सब्सक्राइब्ड, ठीक है? अब देखो ना, हमने लोअर में किया हुआ है। कैन कंपनी अलॉट शेयर्स टू द रिटेल इन्वेस्टर द प्राइस एट डिस्काउंट ऑफ द कट प्राइस, आंसर इज यस, हमने ऑलरेडी आईपीओ चैप्टर में पढ़ के रखा हुआ है। What will you do allocation pattern presuming company fulfill the eligibility criteria of net tangible asset? आई होप तेरे को ये पता रहेगा, जो कंपनी भिखारी गरीब होती है, जोमेटो पेटीएम, उनका अलग से हम हिसाब लगाते थे। यस, जब हम जो बड़े लोग हैं उनको ज्यादा अलॉटमेंट किया करते थे इसी रीजन की वजह से। एंड एलोकेशन पैटर्न क्या होगा ये भी आपको पूछा गया है, ठीक है? जो एलोकेशन पैटर्न मतलब हम 75% किसको देंगे क्या नहीं देंगे, वो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें तो जो मेन कट ऑफ पे ढूंढना हमको आना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमने एनीवेज जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे, हमने बेसिक बेसिक डिस्कशन किया ही होगा, ठीक है? और आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि इस तरीके से हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक बात है? ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके भाई, एकदम भारी भारी क्वेश्चन तो हमने रखा हुआ अब तक। ये मैंने अपने डिस्कस इसलिए नहीं किया था बिकॉज ये हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखा हुआ है, इसीलिए। दिख रहा है आप लोग को? ओ ओ, अब देखो दिख रहा है आप लोग को? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पपलू क्वेश्चन है। डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, वरना दिक्कतें आ जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक बैलेंस शीट है वाईबीएल लिमिटेड का, जो 31 मार्च 2022 का है, ठीक है? बैंक बोरोइंग है 820 का, ट्रेड पेएबल्स है 200 का, अदर करंट लायबिलिटी है 180 का, इन्वेंट्रीज है 650 का, इन्वेंट्रीज है 650 का, इन्वेस्टमेंट है 250 का, ट्रेड रिसीवेबल है 75 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 125 का, और ये अदर देन दिस थोड़ा बैंक में बैलेंस पड़ा है 150। अदर फिनेंशियल एसेट्स को भी अगर आप देखते हो तो 350 है। अब सवाल में क्या पूछा है जरा हम देखते हैं। क्या पूछा? बोला है ऑलरेडी कंपनी ने 820 लाख का बैंक बोरोइंग कर लिया, जिसके अंदर बिल डिस्काउंटिंग वगैरह वगैरह ऑलरेडी है। अब इनको मेंटेन करना है मिनिमम करंट रेशियो ऑफ 1.33 वाला। तो बोल रहे कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर मेथोडोलॉजी सजेस्टेड टंडन कमेटी। भाई टंडन कमेटी याद आ रहा है? पहला क्वेश्चन है, कर देता हूं सॉल्व तुम लोग के लिए। मैं रिपीट वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे, ठीक है? सो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, तेरे को अगर याद है तो इट इज नथिंग बट 75% of current asset, then you will deduct it with the current liability. I think current liability is बहुत easy है, 380, ठीक है? Let's add on this all these things, 650। अभी अदर फाइनेंशियल्स कुछ बोला नहीं है, समझो लगभग लगभग आ रहा है 75% ऑफ 1600, ठीक है?
अब इसका 75% करीब करीब आएगा 1200, इसको 380 लाख से माइनस करो, आपको आएगा 820 लाख। अब दोस्तों 820 लाख इज द थिंग आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई कितना ले सकते हो, मूर्ख है ये, ऑलरेडी 820 ले चुका है। सिंस YBL लिमिटेड हैज already availed what, availed maximum permissible bank finance, hence have reached the मिनिमम करंट जो रेशियो हमने फिक्स किया हुआ है of 1.33:1, yes, via borrowing, ठीक है, 820 लाख वाली। तो बैंक मैनेजर को बोला जाए भैया मैनेजर साहब और बैंक लोन मत दो, ठीक है, शैल नॉट बी सैंक्शनड। तो ये एक इम्पोर्टेंट था जो बताना जरूरी तो नहीं था, बट ठीक है, आप लोग को मैंने बता दिया मोटा मोटी सब कुछ, जो सारे इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। ये किसके ऊपर है भैया, ये PIT के ऊपर बता रहे हैं। मिस्टर हल्क, a promoter of the company, has acquired 1000 equity shares of the company on 5th April 2022, ठीक है, for a market price of 750 and disposed of 500 equity shares on 25th of April 2022 at 810. Further acquired 1350 shares on 10th of May 2022 at price of 790. Explain in brief the provision of PIT Regulation 2015 respect of continual disclosure and timeline, ठीक है। ये भी खैर एप्लीकेबल नहीं होगा, ओल्ड सिलेबस में एप्लीकेबल हुआ करता था, अभी वाले पार्ट में सब कुछ हटा ही दिया गया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको बता दो, आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर इज द वन जो डिस्क्लोजर देता है। संजीवनी बैच देखो, वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, ठीक है। करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल ढूंढने बोल रहे, चलो ये भी एक बार तुम लोग के लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हमने एग्जीक्यूटिव में अपने अकाउंट्स वगैरह में किया होगा, आप देखोगे तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो भी आप लोग के लिए एक बार डिस्कस कर लेता हूँ किस किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, हम इसको एकदम इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यही एक टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल ही बचा है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब तुम लोग के लिए कवर किया। आई थिंक देखो मैंने टाइम तो देखा नहीं है, बट करीब करीब 1.5-2 घंटे से हम लोग का ये वीडियो चल रहा है, और जितना हमने सॉल्व किया उतना तो एटलीस्ट तुम लोग संभाल ही लोगे, इतना क्वेश्चन तो आप संभाल लोगे, ठीक है। बाकी नो डाउट हमको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली एक्टिव रहना है कि आप थोड़ा सा पास्ट वाले क्वेश्चंस भी करना जरूर, वरना वो थोड़ा हालत खराब हो जाएगा। पास्ट ईयर मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़े से एग्जीक्यूटिव वाले क्वेश्चन करना, तो एग्जीक्यूटिव का जितना हो सके कंसेप्ट एक बार रिवाइज करना पड़ा, पहले प्रोफेशनल का पढ़े खत्म कर, फिर ये सब की तरफ कूद ही मारना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तुम्हारा सी पार्ट है, सी पार्ट वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। एंड डेटा क्या है भैया, मैं डेटा बाजू में लिख के रख देता हूँ। एक तो हमारे पास सेल्स वगैरह है, ठीक है ना, एक तो सेल्स वगैरह है। कुछ अजम्पशन भी लेंगे, हमने बहुत टाइम पहले किया था जब हम लोग एग्जीक्यूटिव में थे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बात है ऐसे ही नहीं होता वर्किंग कैपिटल, सब कुछ ढूंढना पड़ेगा आप लोग को। ऑलरेडी हमको क्या दे के रखा हुआ है, सेल्स 6.5 लाख का दे के रखा है, तो ये हमारा सेल्स ऑलरेडी है, कितना है, 6.5 लाख का सेल्स है, ठीक बात है, ठीक बात है, 6.5 लाख का सेल है। तो अगर सेल इतना है, माइनस अगर मैं नेट प्रॉफिट करूँ
मेरे को मिलेगा COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS मिलेगा, तो अगर 6.5 लाख रुपया है, कितना है भैया, परसेंटेज दिया है 25% ऑन सेल्स है, बोला है ऑलरेडी, -25% ऑन 6.5 लाख रुपए अगर मैं निकालूं तो करीब करीब मेरा हो आएगा, करीब करीब आ रहा है 4,87,500। ये ज़रूरी है सो दैट मैं डेटर वगैरह सब कुछ निकाल पाऊँ। तो अगर मैं मेरे करंट एसेट्स की बात करूँ तो मेरे डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स है। अभी तुम अगर डेटर देखो तो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल बोल दिया है। और जो तुम लोग डेटर निकाल रहे हो, तुम 10 हफ्ते के हिसाब से निकालो, मैं एट कॉस्ट निकाल रहा हूँ। आई एम डूइंग इट एट कॉस्ट। तुम चाहो तो ये सेल्स पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जब इंस्टीट्यूट की हम जब व्हेन आई वाज इन एग्जीक्यूटिव, हम लोग इसको सेल्स के हिसाब से निकालते थे, ठीक है। बट हाँ, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सेल से निकालो, कैसे भी निकालो। चलो मैं सेल से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेटर कितने हफ्ते है भाई, 10 हफ्ते, तो 10 वीक्स, एंड आई एम डूइंग इट एट सेल्स प्राइस, यानी कि 6.5 लाख गुना 10 वीक डिवाइड बाय 52 हफ्ते, 52 हफ्ते। लेट मी कैलकुलेट। हाँ जी, तो करीब करीब 1,25,000 आ रहा है मेरे को। और मेरे पास स्टॉक भी है। स्टॉक हम लोग हमेशा कॉस्ट पे निकाला करते थे, मैं भी वही रूल फॉलो करूँगा जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो कितना हफ्ते है भाई स्टॉक, स्टॉक 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 8 हफ्ते। तो भैया 8 हफ्ते, आई एम टेकिंग इट एट कॉस्ट, तो 4,87,000, ठीक है, 4,87,500, 8 डिवाइड बाय 52, हिसाब लगाने दो भैया, करीब करीब 75,000 आ रहा है। अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरा बन जाएगा 2 लाख रुपया। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करनी है, तो मेरी करंट लाइबिलिटी क्या है ज़रा देख लेते हैं। ठीक बात, कौन है करंट लाइबिलिटी में, क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर भी हमेशा कॉस्ट पे होता है बिकॉज हम लोग उसी में खर्चा करते हैं। मेरे कंपनी का क्रेडिटर 4,87,500, आई एम डूइंग इट एट कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स डिवाइड बाय 52 वीक्स, करीब करीब 37,500 आ रहा है। ठीक बात है, तो ये हमारा हो गया करंट अपना ये। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या पूछा भैया, करंट रेशियो ढूंढ के बताओ। करंट रेशियो इज करंट एसेट अप डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। सो करंट रेशियो कितना आएगा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, जो मैं 2 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ 37,500 में, सो आंसर, हाँ, करीब करीब 5.33:1 पॉइंट में ऊपर नीचे आ सकता है। एंड एक और सवाल क्या पूछा था, वर्किंग कैपिटल। दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा।
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 2 लाख को अगर मैं 37,500 से माइनस कर दूं तो लगभग 162,500 करीब करीब आएगा। दोस्तों ये अकाउंट वाला सवाल था, अब है तो कांट हेल्प, बताना पड़ा। ठीक है, तो इफ यू वांट आई विल गिव यू दिस पीडीएफ एज वेल जिसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, एंड बाकी तो सारे पास क्वेश्चंस ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विद दिस जितने भी क्वेश्चंस हमको पता होने चाहिए थे ऊपर नीचे दाएं बाएं के, जिससे हमको थोड़ा आइडिया बैठे कि भाई एग्जाम में करना क्या है, वो हम लोग सामने कर चुके हैं। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्द शुभ रात्रि, बाय बाय फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।